हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर लतिका झा। एसिड्स और बेसिस तो हमने पढ़ लिए थे। अब पीएच, जैसे हर चीज़ को नापने का एक स्केल होता है, टेम्परेचर को हम नापते हैं थर्मामीटर से, इसी तरह से किसी अम्ल की अम्लता, क्षार की क्षारीयता, इनको मापने के लिए भी स्केल होते हैं। तो यहाँ पर हम अम्ल की अम्लता यानी कि उसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ पीएच ये जैसे लिखा हुआ है, इस तरह से इसको लिखते हैं पीएच। ये जो तरीका है इसको लिखने का, पी और एच। तो पी फॉर पोइसन्स, एक ये वर्ड है, जर्मन वर्ड, इससे लिया हुआ है। इसका मतलब होता है शक्ति, यानी कि सामर्थ्य, कि अम्ल जो भी हमारे पास है उसकी सामर्थ्य क्या है। तो उसको हम एक स्केल से बता सकते हैं कि भाई ये अम्ल है, क्योंकि पीएच की वैल्यू इतनी है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा, या पीएच की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हम इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। या हमें किसी विलयन की अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता पता हो तो हम उसका पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच जो है एक तरह का स्केल है, जैसे कि और स्केल होते हैं लंबाई नापने के, टेम्परेचर नापने के, इसी तरह से ये अम्लीयता मापने का एक स्केल है। तो यहाँ पे जैसे सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई है, जैसे कि दिया हुआ है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का नेगेटिव लोगेरिथम पीएच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लोगेरिथम बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे कि अगर H प्लस आयन को हमने बड़े ब्रैकेट में रख दिया है तो इसका मतलब अपने आप ही ये हो जाता है कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन सांद्रता की बात कर रहे हैं। तो यदि हम दी गई हाइड्रोजन आयन सांद्रता का माइनस लॉग निकालें तो हमें पीएच प्राप्त होगी उसकी। अब पीएच का क्या मायने होता है कि कितनी पीएच पर कितनी अम्लता होगी। तो यहाँ पर यह है कि पहली बात तो यहाँ यह है कि H प्लस आयन जो है वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, तो इसलिए वो हमेशा H प्लस की फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि वो H प्लस प्लस H2 किसी न किसी जल के अणु से मिल करके एक नया आयन बना देगा H3O प्लस। तो हम हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, जिसका कि फॉर्मूला है H3O प्लस। तो ये H प्लस H2 के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जो कि H3O प्लस है। तो इसकी सांद्रता एक्चुअली हमें पता होनी चाहिए, और जिससे कि हम पीएच का मान ज्ञात कर सकें। क्योंकि विलयन में मुक्त आयन नहीं रह सकते, तो ये जल योजित अवस्था में रहते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे कि ये है हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि पॉजिटिव आयंस को हम ओनियम आयन से बताते हैं, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ये माइनस लॉग H प्लस है, माइनस, अब इसीलिए माइनस लॉग H प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। वो हाइड्रोजन की जगह H प्लस आयन की जगह हम H3O प्लस आयन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा? आप कहेंगे कि भाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर अधिक है तो पीएच का मान अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये माइनस लोगेरिथम, ठीक है, नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ H प्लस आयन। तो जो उदासीन पानी होता है उसमें जो सांद्रता होती है H3O प्लस आयनों की, वो होती है 1 × 10⁻⁻⁻⁷। ठीक है, क्या सांद्रता होती है? 1 × 10⁻⁻⁷। ये इसकी सांद्रता होती है हाइड्रोनियम आयन की या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल्स प्रति लीटर में, मोल्स प्रति लीटर, ठीक है। तो ये अगर इसका माइनस लॉग लें, ये मान लीजिए सांद्रता है और हमें इसका माइनस लॉगरिथम लेना है, तो माइनस लॉग बेस 10, दिस विल बी इक्वल टू पीएच। तो उदासीन की जो पीएच होती है वो, इसका मान क्या आएगा अब, बराबर 7, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 7 log ऑफ 10, ये इसका मान आ जाएगा पीएच का, ठीक है। और लॉग ये जो log 10 होता है, ये क्या होता है, 10 का लॉग कितना होता है, 1, log ऑफ 10
इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसलिए pH क्या हो गई, बराबर 7। तो जो उदासीन पानी हो या विलयन हो जिसमें कि H+ और OH- आयन की बराबर बराबर मात्रा में मिलाए जाए, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7। तो उदासीन विलयन की जिसमें H+ OH- आयन की सांद्रता बराबर बराबर होगी तो उसकी pH होगी 7। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये मान कम होता जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर अगर कम होती जाएगी तो pH का मान अधिक आता जाएगा। ठीक है, कम का मतलब अगर ये -8 हो गई, माइनस में है, -8 लिख देंगे तो कम हो जाएगी, -9 लिख देंगे तो भी हाइड्रोजन सांद्रता कम हो जाएगी। तो उसकी pH कितनी आएगी, अगर यहाँ पर 8 लिख दें, -8, तो सांद्रता तो कम हो जाएगी ना, माइनस में ये वैल्यू है, पावर जो है वो माइनस में है, घात लगी हुई है जो माइनस में है, तो ये सांद्रता कम होती जाएगी जैसे जैसे माइनस में मान बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये जो pH का मान है वो 8 है तो 8 आएगा, फिर 9 है तो 9 आएगा, यानी कि pH का मान बढ़ता जाएगा जब जब भी हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पर कम करते जाएंगे। लेकिन अगर हम माइनस में इस वैल्यू को कम करते जाएं, जैसे -7 से -6 कर दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो बढ़ गई, क्योंकि माइनस में वैल्यू जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे वो मान बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो अगर -6 कर दिया जाए, -5 कर दिया जाए, तो -6 करने से यहाँ पर pH की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, -5 करने से pH का मान आएगा 5। तो जैसे जैसे यहाँ हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे pH का मान कम आता जाएगा। तो ये तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू की बात। अब अगर हम एक इस तरह से इसको देख लें तो ये कैसे आएगा, ये जैसे C7 है pH, तो ये तो उदासीन वाली बात हो गई। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि -7, -6, -5 ये अगर होती जाएगी कम यहाँ पर, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, 6 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 4 आएगी, 3 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है। तो ये जो इस तरह से जो अम्लीयता जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, यानी कि pH का मान अगर कम हो रहा है, pH का मान कम और अम्लीयता अधिक। ठीक है, जैसे जैसे pH का मान कम होता जाएगा अम्लीयता अधिक होती जाएगी। यहाँ पर जैसे जैसे pH का मान बढ़ता जाएगा उसकी क्षारीयता में वृद्धि होती जाएगी, क्षारीयता में वृद्धि या इंक्रीज कह सकते हैं इंग्लिश में आप, क्षारीयता में वृद्धि होगी और pH के मान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आ गया होगा आपको ये समझ में। ये यहाँ पर इस तरह से एक और भी स्केल दिया हुआ है कि ये किस तरीके से कि pH 7 होगा, ये उदासीन विलयन की pH है। फिर 7 से 14 तक कौन सी विलयन, कैसा विलयन होगा, क्षारीय होगा। जैसे जैसे हमारी pH बढ़ती जाएगी विलयन की क्षारीयता बढ़ती जाएगी, ये इस तरह से भी यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर और आगे अपन देखें कि अम्लों और तो इसलिए ये अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को जानने के लिए हम pH स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये, अब यहाँ देखें विलयन में उपस्थित H+ और OH- आयनों पर निर्भर करती है। तो हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल अम्ल और हाइड्रोक्सिल आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल क्षारों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब जो हम काम में लेते हैं चीज़ें दैनिक जीवन में, उनकी pH क्या होगी ये भी अपन देख लेते हैं कि अम्लीय pH रखने वाले पदार्थ, उनको हम अम्लीय कहते ही हैं। ठीक है, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेजाब, बाथरूम धोने का अम्ल लेते हैं, जैसे हार्पिक वगैरह बाज़ार में मिलते हैं, उनमें भी ये अम्ल पाया जाता है। फिर जो हमारे जो आमाशय में रस होते हैं, पाचक रस, उनमें भी HCl पाया जाता है। दूध दही में भी अम्ल पाया जाता है।
नींबू के रस में अम्ल होता ही है, टमाटर, संतरा, इन सब में अम्ल पाया जाता है। और शुद्ध जल तो शुद्ध जल होता ही है। उसके बाद पीएच जो जिसकी क्षारीय होती है कहाँ, 7 से 14। 0 से 7 में कौन से पदार्थ, ये सारे पदार्थ आ गए। और 7 से लगा करके 14 इस वाले स्केल में कौन से पदार्थ आएंगे, क्षारीय पदार्थ, जो कि क्षारीय पीएच रखने वाले पदार्थ होंगे। उसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे चूना वगैरह ये, ठीक है। अगर ज़्यादा देर तक चूने वगैरह में अगर अपन हाथ रख लेते हैं तो आपने देखा होगा कि अपने हाथ भी कट जाते हैं। तो ज़्यादा क्षारीय पदार्थ, अधिक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबुन होते हैं, एक तो होते हैं थोड़े सॉफ्ट साबुन होते हैं, और फिर कुछ बहुत ही हार्ड सोप्स होते हैं, उनमें भी अगर अपन ज़्यादा देर तक हाथ रखते हैं तो हमारे हाथ कट जाते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, पोटाश या सोडियम का हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अच्छा, हमारा जो रक्त होता है उसकी भी पीएच जो क्षारीय होती है। साबुन का पानी, जैसे कि बताया आपको, डिटर्जेंट का पानी, सोडा युक्त जो शीतल पेय होते हैं उनका भी पीएच हाई होता है, जो कि क्षारीय कहलाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम पहले ही देख चुके हैं उसको, तो वो भी क्षारीय होता है, जिसको कि हम एसिडिटी को मिटाने के लिए पीते हैं। अब दैनिक जीवन में इनका पीएच का क्या महत्व हुआ। ये पीएच वैसे तो काम आएगा ही पढ़ने के लिए कि भी अम्लीयता क्षारीयता को मापने के लिए काम आता है, लेकिन दैनिक जीवन में क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ। तो इनकी जानने के लिए क्या है, एक तो पेट में अम्लता, उदर में, तो उदर रस में, जैसे अगर जो नॉर्मल होना चाहिए एसिड अगर उतना ही है, क्योंकि हम सब कुछ खाने में सब कुछ खाते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, हर तरह का रस हम प्रयोग करते हैं खाने में। तो अगर एक लिमिट में लिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सिर्फ हमने खट्टा ही खट्टा खा लिया किसी दिन बहुत ज़्यादा, तो क्या हो सकता है, या बहुत मिर्ची खा लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, नमकीन बहुत सारा खा लिया एक साथ, उससे क्या होती है, पेट में जलन हो सकती है। और उसमें कौन सा अम्ल अधिक हो जाता है, HCl अधिक होता है जठर रस में। तो अगर अधिक HCl हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जलन, दर्द वगैरह होता है। और उससे राहत पाने के लिए हमें कोई भी एंटासिड दवाई, जिसमें कि अलग अलग नामों से बाजार में मिलती है, लेकिन एक्चुअली उनमें सब में कोई दुर्बल क्षार होता है, जो पीने की दवाई आती है उनमें कोई ना कोई क्षार होता है, उसकी गोली भी आती है जिसको कि आप चूस के अपनी एसिडिटी मिटा सकते हैं। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आदि, इनको हम काम में लेते हैं, तो उस एसिडिटी को उदासीन करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है यदि अम्ल को उदासीन करना हो तो हमें क्षार चाहिए। अगर क्षार अधिक हो गया तो उसको उदासीन करने के लिए हमें अम्ल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पीएच से क्या होता है, यानी कि अगर बहुत ही हाई एसिडिटी हो गई, यानी कि कम पीएच, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। दंत क्षय के देखो, मुख की पीएच साधारणतः क्या होनी चाहिए, 6.5 के करीब होती है, जो कि एक नॉर्मल होती है, ठीक है। न उदासीन है, न ये बहुत ज़्यादा अम्लीय है, अम्लीयता की तरफ है बहुत थोड़ी सी, 0.5 कम है 7 से, तो कोई बहुत ज़्यादा अम्लीय नहीं है ये। तो खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया क्या करते हैं, दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके एसिड उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली तो खाना लगा हुआ होना ही नहीं चाहिए। खाना खा के हम कुल्ला करते ही इसीलिए कि कोई खाना वगैरह उसमें रह जाए अगर दांतों में, तो वो निकल जाए, जिससे कि मुंह में वो खराब होकर के फिर एसिडिटी पैदा ना करे। और फिर मुख की पीएच को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, यानी कि अम्लीयता बढ़ जाती है और पीएच कम हो जाती है। तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, 5.5 से पीएच कम होने पर दांतों का जो इनेमल होता है उसका क्षय होने लग जाता है। जो वाइट अपने दांतों के ऊपर होता है इनेमल, वो खराब होने लग जाता है, उसका क्षय होने लग जाता है, यानी कि वो घुलने लग जाता है उस अम्ल में। और फिर भोजन के बाद दंत मंजन क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि यह दंत क्षय नहीं होता उससे। तो अधिक अम्लीय मुंह को रखना नहीं चाहिए, नॉर्मल अपना जैसे कुल्ला वगैरह करके और फिर मुंह को साफ रखेंगे तो ये पीएच कम नहीं होगी, यानी कि अम्लीयता नहीं बढ़ेगी। उसके बाद कीटों का डंक, कोई भी अपने को इंसेक्ट काट लेता है, जैसे मधुमक्खी, चींटी, तो हमें पता लग जाता है कि चींटी ने काटा है ना, या कोई कीड़े मकोड़े ने काटा है। चींटा बहुत ज़ोर से काटता है, मधुमक्खी का डंक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो
और चींटी हमें अक्सर काट लेती है, या तो हमें महसूस होता है कि चींटी ने कहीं से काट लिया हमें, तो वो जो अम्ल होता है वो हमारी स्किन में छूटता है। तो किसी भी कीट का डंक हो उसमें अम्ल निकलता है, उससे कोई भी एसिड निकलता है जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, जिससे हमें जलन होती है उससे, और इस अम्ल के कारण जलन होती है। और उसी समय क्षारकीय लवण जैसे कि सोडियम खाने का सोडा तो सब घरों में होता है, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कि हम खाने का सोडा कहते हैं, वो यदि हमने ले लिया, थोड़ा सा प्रयोग कर लिया उस स्थान पर, तो थोड़ा सा उसका उदासीन हो जाता है। हमें थोड़ा सा अगर उस जहाँ पे हमें काटा है उस जगह को जहाँ हमें काटने का घाव लगा है, थोड़ा सा छोटा सा, वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा उसको दबा के अम्ल को निकाल दें और वो पानी से धो लें, तब भी ये ठीक हो जाता है। और यदि थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन डाल दें तब भी ये ठीक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अम्ल वर्षा, जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, या तो ये औद्योगिक इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों, या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा व्हीकल काम आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के अपने व्हीकल होते हैं, ट्रक, बस और स्कूटर्स, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जिन भी सड़कों पर ये रहते हैं, जहाँ भीड़ होती है ज़्यादा इनकी, वहाँ पर या ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में ये वर्षा होती है। वहाँ पर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, वे जा करके वर्षा जल के साथ में मिलते हैं, धुएं के साथ में। वो धुएं में बहुत सारे ये गैसेस होती हैं जिन पे कि यदि वर्षा होती है तो वर्षा जल के साथ में ये वर्षा के साथ में गिरते हैं, वर्षा के पानी में घुल करके फिर ये खेतों में मिट्टी को, जमीन को, सबको प्रभावित करते हैं, जिसको कि हम अम्ल वर्षा कहते हैं, क्योंकि उसमें घुल करके, और जैसे ये घुल करके कैसे होता है, पानी से रिएक्शन हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2 प्लस H2O, यानी कि जल, वर्षा का जल, इसमें घुल करके, और ये क्या बना सकते हैं, HNO3 जो कि एक प्रबल अम्ल है। इसी तरह से SO2 प्लस H2 प्लस H2O, तो H2SO3 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है धुएं में, जो उद्योगों का धुआं और जो हमारे व्हीकल का धुआं, उसमें SO2, SO3, NO2, ये सारी गैसेस होती हैं जल के साथ मिलकर के, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, एक ऑक्सीजन कम होती है तो अस हो गया ये, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, यदि NO गैस, NO और NO2 दोनों गैसेस होती हैं धुएं में, तो H2O, H2NO3, ये नाइट्रस अम्ल हो गया। इसी तरह से यदि CO होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है धुएं में, प्लस H2O, H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल। तो ये सारे अम्ल बन जाते हैं, वर्षा के जल से ही बन सकते हैं। और फिर ये वर्षा के जल के साथ घुल करके, ये जो धुआं है उसमें जो ये गैसेस होती हैं वो वर्षा के जल से के साथ में घुल करके फिर ये नीचे आ जाती हैं, जो कि पानी के साथ घुल करके, घुल मिल करके ये अम्ल बनाती हैं, और ये अम्ल फिर हमारी मिट्टी पे गिर जाते हैं, जिससे कि मिट्टी खराब हो जाती है। अम्ल वर्षा इसी को कहते हैं कि ये अम्लों की वर्षा तो नहीं होती, लेकिन ये वर्षा के साथ जो गैसेस होती हैं वो मिल करके फिर ये तो पूरा, इससे क्या होता है, इस प्रकार इससे फसल और जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। जितना भी हमारा इकोसिस्टम, जिसको कि हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, वो पूरा प्रभावित होता है। तो इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बाद में फिर मिट्टी का आपने देखा होगा, जो खेती बाड़ी से जिनका थोड़ा संबंध है तो जानते हैं कि मिट्टी का टेस्ट होता है, उसकी अम्लीयता जांच की जाती है, उसके अनुसार उसमें फिर हम कोई भी और दूसरा उसका उपाय करना होता है तो हम करते हैं, जिससे कि अम्लीयता मिट्टी की कम हो सके। और प्रदूषकों को नियंत्रण में रखकर भी अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। ये मृदा की पीएच का मान याद करके मिट्टी में बोए जाने वाली फसलों को भी चयन किया जा सकता है, और उसमें जो भी इनके जो जानकार होते हैं एग्रीकल्चरल साइंस के, वो प्लस कुछ रासायनिक विज्ञान के जो ज्ञाता होते हैं, केमिस्ट, वो भी होते हैं साथ में उनके,
वो ये बता सकते हैं कि भी ये जो मिट्टी का एनालिसिस करके, मिट्टी का पूरा विश्लेषण करके कि इसकी अम्लीयता कितनी है और क्षारीयता कितनी है, उसके अनुसार उनका उपाय किया जाता है जिससे कि फसलों पर उनका खराब असर न हो। उसके अलावा आगे हम देखेंगे लवणों के बारे में। ये तो हो गई पीएच की बात। और लवण जो अलग अलग तरह के हैं उनके बारे में हम इसके लिए हमें एक टेबल बनानी चाहिए जिसमें कि जो सारे लवण हैं उनको हम एक साथ लिख सकते हैं और फिर उनके गुण क्या हैं और क्या क्या काम आते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या काम आता है, इसी तरह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ काम आता है, इस पूरे को हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लेते हैं।